तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डबली रीइंफोर्स्ड बीम में नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा, उसमें हम डिस्कस करेंगे जो हमारे एरियाज रहते हैं टेंसाइल रीइंफोर्समेंट और कंप्रेसिव जो हम रीइंफोर्समेंट करते हैं कंप्रेशन और टेंशन जोन में, तो वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो नंबर जो हमारा डबली रीइंफोर्स्ड बीम जो चैप्टर है, इसमें 3 टाइप की जो प्रॉब्लम्स आती हैं। फर्स्टली हम जो बैंडिंग जो हमारा अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है एमयू कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, स्टेप वाइज समझा। और टाइप 2 हमारा क्या रहेगा, जो हमारा टाइप 2 की प्रॉब्लम आती है इसमें वो आती है कैलकुलेशन ऑफ, जो हम कैलकुलेशन सीखेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। हमने जो लास्ट लेक्चर थे उसमें हमने डिस्कस किया था, इसमें टू फाइंड द एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन एंड कंप्रेशन जोन। हमारा टाइप 2 प्रॉब्लम आती है टू फाइंड द एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन एंड कंप्रेशन जोन। ठीक है जी। तो टेंशन एंड कंप्रेशन जोन में जो एरिया है स्टील का, वो हम कैसे कैलकुलेट करें, तो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स जो आएंगी वो हमने डिस्कस करनी है। ओके, तो इसमें जब हम बात कर रहे हैं टेंशन और कंप्रेशन जोन में जो एरियाज रहता है, टेंसाइल फोर्सेस जो टेंसाइल रिइंफोर्समेंट जो हम प्रोवाइड करते हैं, कंप्रेसिव रिइंफोर्समेंट जो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। तो इसमें हमें गिवन डाटा जो रहता है, इस तरह के जब प्रॉब्लम्स आएंगी आपको एग्जाम में पूछी जाएंगी, तो उसमें आपको गिवन क्या क्या चीजें होंगी वो भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो गिवन डाटा रहेगा, इसमें क्या रहेगा गिवन डाटा। तो गिवन क्या चीजें रहेंगी, हमें विड्थ दी होगी, डेप्थ दी होगी, या ओवरऑल डेप्थ गिवन हो सकती है, विड्थ ऑफ द बीम गिवन हो सकती है, जो मतलब सेक्शन जो है बीम का, रेक्टेंगुलर बीम का, वो गिवन रहता है। ठीक है जी। सबसे पहले हम बात करते हैं डायमेंशन की। तो डायमेंशन गिवन रहती है ऑल डायमेंशंस। ठीक है जी। तो डायमेंशंस, द डायमेंशन ऑफ द बीम गिवन, द डायमेंशंस ऑफ बीम, कौन कौन सी, बी, इफेक्टिव डेप्थ या ओवरऑल डेप्थ, ये गिवन हो सकती है आपको। ठीक है जी। इस तरह के जब हम स्टील टेंशन और कंप्रेशन जोन में अगर हम स्टील रिइंफोर्समेंट जो एरिया है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो और क्या गिवन हो सकता है। अगर हम बात इस तरह की प्रॉब्लम्स की बात करें तो क्या गिवन हो सकता है हमें, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील। तो स्टील और कंक्रीट की ग्रेड दी होगी हमें, और क्या गिवन रहेगा, और जो हमारा कंक्रीट और स्टील है गिवन रहेगा, और हम एमयू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ फैक्टर्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस नहीं, फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट गिवन रहेगा। फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट या बेंडिंग मोमेंट, फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट या बेंडिंग मोमेंट, एमयू की वैल्यू हमें गिवन होगी, या फैक्टर्ड गिवन होगी या ओनली बेंडिंग मोमेंट की गिवन होगी। तो ये वैल्यू हमें गिवन रहेंगी जब हम स्टील जो एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करना चाहते हैं कंप्रेशन जोन में और टेंशन जोन में। तो हमें ये भी नोटिफाई करना होगा इसमें जो हमारा बीम है वो सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम है या डबली रीइंफोर्स्ड बीम है। तो स्टेप वाइज समझते हैं, स्टेप वाइज कैसे हमारा जो प्रोसीजर है कैसे सॉल्व करेंगे, वो सॉल्व करने की जो स्टेप्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, वो प्रोसीजर क्या रहेगा। तो स्टेप 1 की ओर बढ़ते हैं। तो स्टेप 1 में हम क्या डिस्कस करेंगे, जब हमने कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ द स्टील इन टेंशन एंड कंप्रेशन जोन, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कैलकुलेट करेंगे मोमेंट, जो हमारा मोमेंट है उसको हम कैलकुलेट करना होगा। ठीक है जी। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है जी, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, हमारी जो एम यू की वैल्यू है वो फाइंड करनी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें जो हम फाइंड आउट करेंगे, जिस तरह के क्वेश्चंस के लिए इस तरह की प्रॉब्लम्स जो आती हैं डबली रीइंफोर्स्ड बीम में, तो फाइंड
MU लिमिटेड, फाइंड MU लिमिटेड, ठीक है जी। तो MU लिमिटेड की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो जब हम सिंगली रीइंफोर्स डबली रीइंफोर्स बीम में बात कर रहे थे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना, तो सबसे पहले हम XU मैक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, ठीक है जी। तो इसमें हमने क्या कर रहे हैं, MU लिमिटेड की। तो MU लिमिटेड की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है ग्रेड ऑफ स्टील पे, ठीक है जी। तो कौन कौन सी ग्रेड अगर होंगी तो उनकी MU लिमिटेड की वैल्यू क्या रहेगी, ये भी हमें जानना होगा। तो MU लिमिटेड की जो वैल्यू रहेगी वो है हमारे पास 0.148 FCK BD स्क्वायर। तो ये रिलेशन याद रखना है हमने MU लिमिटेड का, 0.148 FC BD स्क्वायर, ये फॉर माइल्ड स्टील, किसके लिए, फॉर Fe250 माइल्ड स्टील के लिए है, ठीक है जी। और MU लिमिटेड 0.138 FCK BD स्क्वायर। तो ये रिलेशन है फॉर Fe415 स्टील, अगर ग्रेड हमें गिवन है तो हम यूज करेंगे MU लिमिटेड को फाइंड आउट करने के लिए ये रिलेशन, ओके। और अगर हम बात करें 500 ग्रेड अगर गिवन हो तो MU लिमिटेड की वैल्यू जो आएगी वो हम इस रिलेशन से फाइंड आउट करेंगे, 0.133 FCK BD स्क्वायर, ठीक है जी। तो किसके लिए, ये Fe500। तो यहाँ पे वैल्यू आपको पता होनी चाहिए क्या है, FCK क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, B क्या है, विड्थ ऑफ द बीम जो गिवन रहती है हमें, और ये FCK गिवन होगी क्योंकि ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी गिवन रहता है, ओके। और D क्या है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम, ठीक है जी। तो इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम भी इस तरह की अगर प्रॉब्लम्स आती है तो ये गिवन रहेंगी, ये हमारे डायमेंशन गिवन रहेंगी, ओके। तो इस तरह से हम स्टेप 1 में MU लिमिटेड की वैल्यू जो है फाइंड आउट करेंगे, ओके। उसके बाद अगर स्टेप 2 की ओर बढ़े तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे MU एंड MU लिमिटेड का। तो यहाँ पे अगर हम बात करें MU एंड MU लिमिटेड की जो है बात आती है, फाइंड कर लिया हमने MU और MU लिमिटेड, तो इसमें फिर हम कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि MU लिमिटेड की वैल्यू हम इस रिलेशन से फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, क्योंकि इसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स में हमें गिवन होता है MU की वैल्यू, फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट गिवन होगा, तो हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर द वैल्यू of MU and MU लिमिटेड, ठीक है जी। तो MU लिमिटेड एंड MU की वैल्यू जो है वो हम कंपेयर कर लेंगे। तो अगर यहाँ पे केस बनते हैं दो, आगे नेक्स्ट जो केस बन रहे हैं, अगर हम फर्स्ट केस की बात करें, इसमें जब हम कंपेयर कर रहे हैं, इफ MU ग्रेटर देन MU लिमिटेड, तो यहाँ पे अगर वैल्यू जो आती है, जो हमने MU लिमिटेड की वैल्यू कैलकुलेट की, तो हमारी जो गिवन MU है वो ज्यादा रहती है MU लिमिटेड से, तो क्या होगा, तो वो बात हमने यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो क्या होगा, देन बीम विल बी सिंगली रीइंफोर्स्ड विद नो कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट, ठीक है, सॉरी, जहाँ पे MU की वैल्यू तो डबली रीइंफोर्स्ड, ठीक है जी। तो क्या रहेगा, डबली रीइंफोर्स्ड। अगर MU की वैल्यू ग्रेटर देन रहती है तो क्या रहेगा, डबली, जो हमारा बीम है वो क्या है, डबली। देन डिजाइन बीम, देन design a beam doubly reinforced, design a beam doubly reinforced, doubly reinforced, and find the value of both AST में AST1 प्लस AST2, तो दो फाइंड हमने करनी पड़ेगी, एंड ASC एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन एंड एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, दोनों में हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब हमारे पास जो बीम है, अगर ये कंडीशन आती है MU और MU लिमिटेड, ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है, अगर हमारे पास MU की वैल्यू जो है ग्रेटर देन है MU लिमिटेड से, देन द डिजाइन ऑफ बीम
डबली रीइंफोर्स्ड, तो हम डबली रीइंफोर्स्ड बीम डिजाइन करते हैं तो हमें जो वैल्यू है, अगर टेंशन, क्योंकि हमें एरिया निकालना है तो एरिया के लिए AST और ASC दोनों निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन एंड एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, दोनों को ही हमने फाइंड आउट करना है। उसके बाद अगर दूसरे केस की और बढ़े तो दूसरा केस क्या रहेगा, अगर सेकंड केस क्या, इफ MU लेस देन MU लिमिटेड, अगर वैल्यू जो है MU की वो क्या है, कम है MU लिमिटेड से, तो हम क्या मानते हैं, जो हमारा डिजाइन है बीम है वो सिंगली रीइंफोर्स्ड है। ठीक है जी, द बीम विल बी सिंगली रीइंफोर्स्ड, देन द बीम will be singly reinforced, तो सिंगली रीइंफोर्स्ड होगा तो उसमें क्या होगा, हमें दोनों साइड पे कंप्रेशन और टेंशन जोन में जो रीइंफोर्समेंट है वो प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, तो you बात हम ध्यान रखें। ओके, तो देन द बीम विल बी सिंगली रीइंफोर्स्ड विद नो compression reinforcement, with no compression reinforcement। ठीक है जी, तो reinforcement, compression reinforcement हमें प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। MU अगर लेस देन MU लिमिटेड है तो हम ओनली क्या करेंगे, फिर फाइंड आउट AST ही फाइंड आउट करेंगे, ये बात ध्यान रखिए। तो ओनली हम AST फाइंड आउट करेंगे, सेकंड केस की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, तो सेकंड केस में हम फर्स्ट केस को क्या कर लिए हैं, ओके, तो सेकंड केस की बात करें तो सेकंड केस में अगर रीइंफोर्समेंट MU लेस देन MU लिमिटेड रहता है तो सिंगली रीइंफोर्समेंट, यहाँ पे कंप्रेशन, नो कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट, तो ASC की जरूरत नहीं है, तो हम ओनली फाइंड क्या करेंगे, ओनली फाइंड द वैल्यू ऑफ AST। तो AST की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 0.36 FCK B into XU max डिवाइड बाय 0.87 FY AST। ठीक है जी, इस रिलेशन से हम AST की डायरेक्ट वैल्यू क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, तो ये हमें याद रखना है। AST निकालने के लिए FY आएगा। ठीक है जी, AST क्योंकि हमें इधर ले, अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन रखते हैं ना C इक्वल टू T, तो यही रिलेशन आएगा। ठीक है जी, तो यही रिलेशन हमने यहाँ पे लिख दिया, AST यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये रिलेशन है AST निकालने का। अगर हमारे पास कंडीशन क्या आती है, MU लेस देन MU लिमिटेड रहता है तो ओनली एरिया इन स्टील इन टेंशन ही हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, जब MU की वैल्यू क्या आ जाती है, ग्रेटर देन रहती है MU लिमिटेड से, देन we calculate the value of AST and ASC। तो ये बात ध्यान रखनी है, एरिया ऑफ द स्टील इन टेंशन एंड एरिया ऑफ द स्टील इन कंप्रेशन दोनों ही फाइंड आउट करेंगे, तो ये बात हमने ध्यान रखनी है। ओके, तो उसके बाद हमने ये कर लिया, उसके बाद हमें पता है यहाँ पे XU max की मैंने लिखा है XU max, तो XU max की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तो ये भी हमें पता होना चाहिए, क्या करते हैं हम XU max की अगर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ये हम लास्ट लेक्चर में वैसे डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे भी आपको मैं बता दूं XU max की जो वैल्यू रहती है वो डिपेंड करती है ग्रेड ऑफ स्टील पे। अगर हमारा ग्रेड Fe 250 है यानी कि माइल्ड स्टील गिवन है, तो XU max की वैल्यू कितनी रहेगी, वो बात भी हमें यहाँ पे जाननी होगी। ठीक है जी, 0.53 into D, D क्या होता है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम, और XU max इक्वल टू 0.48 into D, इसके लिए Fe 415। अगर स्टील ग्रेड हमें क्या दिया हुआ है, Fe 415 दिया हुआ है, तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा 0.4 into D, D क्या है यहाँ पे, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम। ओके, तो XU max की जो वैल्यू है डिपेंड करती है ग्रेड ऑफ स्टील पे, तो ये हमारा 0.46 into D, ये रिलेशन सेटिस्फाई करता है Fe 500 के लिए, तो ये स्टील ऑफ ग्रेड जो रहेंगी तो ये डिपेंड्स करेगा हमारा XU max की जो वैल्यू को, तो ये भी आप जान लीजिए। ओके, तो ये वैल्यूज हैं हमारे स्टेप 1 में। सबसे पहले हमने MU लिमिटेड
फाइंड आउट करना है, तो जब MU लिमिटेड हम फाइंड आउट करते हैं तो उसके बाद हमने MU एंड MU लिमिटेड को कंपेयर करना है। अगर हमारे पास यहाँ पे दो केस आते हैं तो सबसे पहले अगर बात करें MU की वैल्यू जो है ज्यादा रहती है MU लिमिटेड के लिए, तो हम दोनों एरियाज को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन एंड एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। और दूसरी बात हम करते हैं, अगर हम MU की वैल्यू लेस देन रहती है MU लिमिटेड से, यानी कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से कम रहती है हमारी MU लिमिटेड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाँ AST ही ओनली हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये बात हमने ध्यान रखनी है। तो स्टेप नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो स्टेप नंबर 2 में हम फाइंड आउट करेंगे MU2 को अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है तो क्या प्रोसीजर रहेगा ये भी देख लेते हैं। स्टेप नंबर 2, इसको ये प्रोसीजर है हमारा स्टील इन टेंशन एंड कंप्रेशन जोन में एरिया फाइंड आउट करने के लिए। तो स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, ओके स्टेप नंबर 2 में फाइंड आउट करेंगे, फाइंड MU2 बैलेंस मोमेंट हम यहां पे फाइंड आउट करेंगे, फाइंड MU2। तो इसको हम MU2 से हम डिनोट करते हैं बैलेंस मोमेंट को, बैलेंस मोमेंट, ठीक है जी। तो बैलेंस मोमेंट को हम फाइंड आउट करने के लिए स्टेप 2 में हम फाइंड आउट करेंगे MU2 क्या है, बैलेंस मोमेंट। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला है, MU2 इज इक्वल टू, जो MU लिमिटेड है वो हम माइनस कर देंगे, ठीक है जी। MU से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे MU लिमिटेड को, तो हमारे पास क्या आएगा, MU2 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये रिलेशन हमें याद रखना है, ठीक है जी। जब ये वैल्यू आएगी तो हम MU2 की वैल्यू जो न्यूटन पर mm स्क्वायर में हमने फाइंड करनी है, फाइंड इन MU2 न्यूटन मिलीमीटर में हम इसको फाइंड आउट करेंगे, फाइंड MU2 इन न्यूटन मिलीमीटर, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, स्टेप नंबर 2 में हम बैलेंस्ड मोमेंट इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद स्टेप 3 की ओर बढ़ते हैं। तो स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, जब हमने MU एंड MU लिमिटेड की बात की है तो हम यहाँ पे एरिया निकालने वाले हैं। तो एरिया की को फाइंड आउट करने के लिए अगर हमारे पास MU ग्रेटर देन MU लिमिटेड आता है तो हम दोनों एरियाज को फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन और एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। तो स्टेप नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ AST, फाइंड AST यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, ठीक है जी। एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो ये कैसे की जाती है ये भी देखिए। तो AST प्रोवाइड करने फाइंड आउट करने के लिए हमें टोटल जो हमारे पास एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन है वो क्या होगा, AST1 प्लस AST2। तो ये रिलेशन याद रखिए। तो एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन 1 एंड 2। तो AST1 कैसे निकालें, AST1 फाइंड आउट कैसे करें, ये बात यहाँ पे अकड़ होगी। तो ये MU लिमिटेड, जितनी वैल्यू MU लिमिटेड की आई है, MU लिमिटेड डिवाइडेड बाय 0.87 FY, ये फॉर्मूलास हमें याद रखने हैं AST1 और AST2 निकालने के लिए। D माइनस 0.42 XU मैक्स, ठीक है जी, इतनी XU मैक्स की वैल्यू रहेगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, AST1 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा स्टेप नंबर 3 में फाइंड आउट करेंगे AST1। अब AST2 की बात करते हैं। तो यहाँ पे AST1 क्या है, एरिया ऑफ टेंशन स्टील रिइंफोर्समेंट टू बैलेंस्ड सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम। तो अगर सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम आता है, क्योंकि AST1 हमने निकाला, सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम के लिए हम इस तरह से निकालेंगे, क्योंकि डबली है तो हमें AST2 भी निकालना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये क्या है, यहाँ पे याद रखना है AST1 क्या है, द एरिया ऑफ टेंशन स्टील, एरिया ऑफ टेंशन स्टील
AST क्या है, AST1 क्या है यहाँ पे, एरिया ऑफ टेंशन स्टील corresponding to balanced singly reinforced section, ठीक है जी। ये बात हमने यहाँ पे ध्यान रखनी है। और ये हमारा AST1 निकल गया, तो AST2 क्या है, AST2 को हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे MU लिमिटेड निकाला, तो AST1 जब हम MU2 की वैल्यू जो हमने स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया, जो बैलेंस्ड मूवमेंट था, तो बैलेंस्ड मूवमेंट से हम क्या कर लेंगे, AST2 की वैल्यू को भी फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे वो भी हमारी जो वैल्यूज हैं क्या रहेंगी वो भी देखते हैं। तो सेकंड हमारा क्या है, AST2 हम AST1 हमने फाइंड आउट किया है, उसके बाद AST2 की बात करते हैं। तो ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, MU2 बैलेंस्ड मोमेंट, MU2 क्या है यहाँ पे, बैलेंस्ड मोमेंट। अभी हमने स्टेप नंबर 2 में हमने डिस्कस किया बैलेंस्ड मोमेंट कैसे निकालते हैं। तो जब वो वैल्यू आएगी तो वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, MU2 बाय 0.87 Fy d माइनस d डैश, ठीक है जी। तो ये रिलेशन याद रखना है AST2 के लिए। तो AST1 और AST2 इन दो रिलेशन से हम फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें पुट करेंगे AST1 की वैल्यू और AST2 की, तो हमारे पास एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन आ जाएगा, ठीक है जी। तो जब हम डबली रीइंफोर्स्ड बीम की बात कर रहे हैं तो तब ये हमने कैलकुलेट करनी है दो वैल्यू। अगर सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम आता है तो हम ओनली AST की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट निकालने के लिए भी फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं AST2 की क्या है, एरिया ऑफ एडिशनल टेंशन स्टील। AST2 क्या है, एरिया ऑफ एडिशनल टेंशन स्टील। एडिशनल टेंशन स्टील जो होता है उसका एरिया भी फाइंड आउट करना पड़ता है हमें, ठीक है जी। तो इस दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन आएगा। ओके, तो ये हमारा था स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 के बाद हमने एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन तो निकाला। तो अगर डबली रीइंफोर्स्ड बीम है तो हमें क्या निकालना होगा, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। तो हमें ASC की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी होगी, फाइंड ASC यानी कि एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। तो एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला रहता है इसमें AS इक्वल टू MU2 यानी कि बैलेंस्ड मोमेंट हमें यहाँ पे यूज करना है, बैलेंस मोमेंट बाय FSC क्या है, मैक्सिमम डिजाइन स्ट्रेस। तो मैक्सिमम डिजाइन स्ट्रेस यहाँ पे इस टर्म में हमने क्या निकालना है, जो हमारा एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन है वो हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है जी। तो FSC d माइनस d डैश, तो ये रिलेशन याद रखना है आपने। तो यहाँ पे FSC आपको पता है क्या है, मैक्सिमम डिजाइन स्ट्रेस है। MU2 क्या है, बैलेंस्ड मोमेंट है। D क्या है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम है। D डैश क्या है, इफेक्टिव कवर ऑफ द कंप्रेशन जोन, ठीक है जी। जो कंप्रेशन हमने कंप्रेसिव जो रिइंफोर्समेंट की है उसमें हमारा जो कवर आता है इफेक्टिव कवर, तो वो हम D डैश से डिनोट करते हैं। तो ये रिलेशन आपने याद रखना है। तो ASC क्या है, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, ठीक है जी। तो कंप्रेशन में जो एरिया रहता है वो हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारा क्या है, तो FSC की जो वैल्यू है वो भी हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है जी। तो वो हमें लास्ट लेक्चर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं FSC की वैल्यू को भी, ठीक है जी। तो ये रिलेशन आपने याद रखने हैं। तो इस तरह से हम दोनों एरिया जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमने FSC की बात की, तो FSC को भी फाइंड आउट करने के लिए हम डिपेंड करते हैं, या तो स्ट्रेन की वैल्यू हमें पता हो तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, जो IS कोड है एज पर द IS कोड 4562000, तो वहां से हमारा जो टेबल बने हुए हैं वहां से भी हमें FSC की वैल्यू, जो मैक्सिमम डिजाइन स्ट्रेस की वैल्यू है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो कौन सी है, किस टर्म में हम फाइंड आउट करते हैं वो देखिए। तो
तो स्टील ऑफ ग्रेड और हमारे जो स्ट्रेन है उस पर डिपेंड करती है हमारी एफएससी की वैल्यू। ASC इक्वल टू 0.0035 इंटू 1 माइनस डी डैश बाय एक्स यू मैक्स। तो ये रिलेशन हम यूज कर सकते हैं। तो ये जितनी वैल्यू आएगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी वैल्यू आएगी एफएससी की वो हमारी वैल्यू होगी। ठीक है जी, तो वो हमने ध्यान रखना है इस बात का इसमें। तो ये था हमारा जब हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन एंड कंप्रेशन जोन। तो स्टेप वाइज हमने समझा कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं इसके जो प्रॉब्लम्स बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स बेस्ड जो क्वेश्चन रहेंगे उसको हम डिस्कस करते हैं। स्टेप वाइज देखेंगे कैसे हम कैलकुलेट करें वैल्यूज को। ठीक है जी।